अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में मालूमात फ़राहम करूंगा जिस बीमारी का ताल्लुक आपके फेफड़ों के साथ है। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़े तो आपकी जान भी जा सकती है। क्या आपको किसी ख़ास मौसम यानी जब मौसम चेंज हो रहा हो या पोलन के मौसम में आपको बलगम, खांसी और छींकें आना शुरू हो जाती हैं? क्या आप जब थोड़ा सा चलते हैं तो सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है? क्या आपको इस बीमारी के दौरान शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है? क्या जब आप ख़ास तौर पर रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आपकी बीमारी की अलामात में इजाफा हो जाता है? क्या आप नेबुलाइज या आप मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस बीमारी के मतलब सारी मालूमात फ़राहम करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है दमा, जिसको अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसके मतलब कॉजेज़, सिम्टम्स और कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैं हूं डॉक्टर हसनैन अफजल। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। दमा यानी अस्थमा, वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं मगर 50 to 80% लोगों को एलर्जी अस्थमा होता है। हमारे हवा के अंदर मौजूद स्पेसिफिक एलर्जेंस होते हैं जो हमारे सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हमारी सांस की नालियों के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है यानी सोजिश होती है। हमारी सांस की नालियों के अंदर बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और हमारी सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा होती है यानी एयरवे इन्फेक्शन हो जाती है और साथ में पेशेंट को खांसी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। इसको अस्थमा कहा जाता है। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो काफ़ी लंबे अरसे चलती है। अगर आप इस बीमारी को अच्छे तरीके से मैनेज करें और एहतियात करें तो इसकी बीमारी की अलामात में काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। वैसे तो ये बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है और ये जेनेटिकली भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलर्जी राइनाइटिस या एक्जिमा पाया जाता है तो आपको अस्थमा जैसी बीमारी भी हो सकती है और अक्सर छोटे बच्चों के पैदाइश के फ़ौरन बाद इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है मगर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं यानी कि 6+ या 8+ होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे क़ुव्वत मुदाफ़ बेहतर होना शुरू हो जाती है तो इस बीमारी के अटैक भी कम होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ मरतबा आपकी बढ़ती उम्र और क़ुव्वत मुदाफ़ बेहतर होने की वजह से इस बीमारी की अलामात में तो कमी वाक़या हो जाती है मगर सारी ज़िंदगी इस बीमारी के आपके अंदर रहने और इसके बार बार अटैक होने का ख़तरा मौजूद रहता है। ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है ये बात इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि इस बीमारी का अटैक आपके ऊपर कितना सवीयर हुआ है। ये एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है। इस बीमारी का अटैक बार बार होता है। अगर आपको सिर्फ इस बीमारी का अटैक एक मरतबा हुआ है और दोबारा नहीं हुआ तो ये आपको अस्थमा नहीं कोई और बीमारी हुई थी। अस्थमा की बीमारी जानलेवा भी हो सकती है मगर इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में एलर्जी राइनाइटिस या किसी को एक्जिमा हुआ है तो तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। सिगरेट के धुएं से हो सकती है, कोयले से हो सकती है और ऐसे अफराद जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं और जब पोलन का मौसम होता है और ख़ास तौर पर वेदर चेंज हो रहा हो ये भी इसकी वजूहात में आता है और ऐसे पेशेंट जिनको फ्लू काफ़ी अरसे से रहे और ऐसे पेशेंट जिनको नमूनिया हो और उनकी कंडीशन चेंज हो जाए ये भी इसकी वजूहात में आता है और बाज़ टाइप्स में परिंदों और बिल्ली से और बाज़ मरतबा ख़ास इन्फेक्शन अगर बिगड़ जाए तो इस बीमारी का सबब बनती है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सांस लेने में दिक्कत होगी और खांसी आएगी और बार बार खांसी आएगी और बाज़ मरतबा इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि पेशेंट खांस कर उल्टी करने लगता है। इस बीमारी के अंदर सांस की नालियों में सोजिश होने की वजह से बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और बलगम डिपॉजिट होने की वजह से जब पेशेंट रात को सोता है तो सांस लेने के साथ एक व्हीजिंग जैसी आवाज़ आती है या सीटी जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है।
पेशेंट को फ्लू होगा, छींकें आएंगी, चेस्ट में पेन होगा, पेशेंट का दम घुटेगा। और जिस पेशेंट के अंदर दम घुटने की अलामत आएंगी तो पेशेंट जिस कमरे में होगा वो कहेगा कि इस कमरे की खिड़कियां या दरवाजे खोल दो, क्योंकि पेशेंट इस बीमारी के अंदर इस अलामत के साथ अपने आप को ओपन एयर के अंदर बेहतर महसूस करता है। और इस बीमारी के अंदर बाज़ पेशेंट की आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं और थोड़ा सा चलने से पेशेंट को सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर डायग्नोज की बात की जाए तो इस बीमारी के अंदर फैमिली हिस्ट्री एक अहम फैक्टर है। बाकी पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक टेस्ट करवाए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे, सीबीसी और आईजीई स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है तो उसका फौरी तौर पर इलाज करवाएं, उसको बिगड़ने ना दें। यहाँ मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि आप ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करें कि किस वजह से आपकी तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। मिसाल के तौर पर बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके सिगरेट के धुएं से तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, या वो किसी ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट में जाते हैं, या जब वेदर चेंज हो रहा होता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब सुबह सवेरे उठकर ठंडे पानी से मुँह धोते हैं, या सुबह उठते ही खुली फ़ज़ा में आ जाते हैं, या सुबह उठते ही नंगे पाँव फर्श पर चलना शुरू हो जाते हैं। अगर वो इस बात के ऊपर एहतियात से काम लें तो उनकी बीमारी में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं। ब्लाटा ओरी मदर टिंचर ये अस्थमा की स्पेसिफिक मेडिसिन है और ये दमे की कंडीशन को कम करती है, खांसी को बेहतर करती है और बलगम डिपॉजिट होने की वजह से जो सीटीसी आवाज़ आती है इसको ख़त्म करती है। आर्सेनिकम एल्बम 30 बार बार प्यास लगे और खांसी आए और ज़्यादा पानी पेशेंट पिए उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम 30। सीने में बलगम हो और खांसी करते करते उल्टी आ जाए और साथ बलगम निकले, एपिकॉक 30 में। स्पाइडोस्पर्मिया मदर टिंचर सांस लेने की कंडीशन को बेहतर करती है और आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाती है, विजिंग को कम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करती है स्पाइडोस्पर्मिया मदर टिंचर। अगर आपको डस्ट एलर्जी से अस्थमा होता हो तो पैथोज मदर टिंचर ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह ग्रेनडेलिया मदर टिंचर इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करता है। बलगम अगर पीले रंग का हो तो नेट्रम सर्व 30 के अंदर, एंटम टार्ट 30 में। अगर सीने में से बलगम की आवाज़ आए और खड़ खड़ की आवाज़ आए मगर बलगम बाहर ना आए, अगर बहुत ज़्यादा आपको ड्राई कफ आती हो उसके अंदर स्पोंजिया मदर टिंचर ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छे से काम करती है। रात को कंडीशन ख़राब होती हो और सांस के साथ आवाज़ आए, रेलिया रेसिमोसा। यहाँ मैं आपको एक मज़ीद बात बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम्स होती है और ये सिम्टम्स की बेस के ऊपर मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।